हेलो दोस्तों, एप्टीट्यूड की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। अब देखिए, हमारे पास दो एक सी क्वांटिटी है। अब उस क्वांटिटी में केवल ये जो है इसके रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो एक क्वांटिटी यदि ये मानते हैं हम इसके रिस्पेक्ट में, यदि हम इस क्वांटिटी के बारे में बताएं कि ये वाली क्वांटिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में कम है, ज़्यादा है, कितने गुना है, या इसका एक मल्टीपल है या इसका कुछ पार्ट है, तो उसको शो करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो। रेशो जो होता है जनरली दो डॉट से दर्शाया जाता है। इसको हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ए अपॉन बी या ए रेशो बी, इसका मतलब होता है कि क्वांटिटी ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, क्वांटिटी ए जो है वो कितनी है बी के रिस्पेक्ट में। तो ए और बी का जब रिलेशनशिप बताना होगा तो हम रेशो का उपयोग करेंगे, और रेशो जो है वो इसका मल्टीपल हो सकता है या फिर इसका पार्ट हो सकता है। मतलब ए जो है वो बी का कुछ पार्ट हो सकता है या फिर हो सकता है कि इसका दोगुना हो, 1.2 टाइम्स हो। तो ये जो रेशो है यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी एक से कम, एक के बराबर या एक से ज़्यादा आ सकती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ये, मतलब ये क्वांटिटीज जो होती है वो सेम होना चाहिए। सेम क्वांटिटीज का मतलब ये हो सकता है कि जैसे ये क्वांटिटी, ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, तो हम ये सेम टाइप की क्वांटिटी जो होगी उसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि क्वांटिटीज जो होती हैं वो सेम होना चाहिए और उसकी तुलना हम तभी कर पाएंगे। एक टर्म आता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो होता है, तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल रेशोज। यदि हमारे पास दो इक्वल रेशो हैं तो उसका यदि हम कंपैरिजन करें तो हम बोलेंगे कि वो चारों क्वांटिटी जो हैं वो प्रोपोर्शन में है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक क्वांटिटी है 1/2 और दूसरा जो रेशो है वो 50/100। अब देखिए इसको 1/2 और 50/100, ये यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन यदि ये रेशो के टर्म में हम ऐसा ही लिखना चाहें तो हम बोलेंगे कि ये चारों क्वांटिटीज जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो बराबर है। तो ए रेशो बी, मतलब ये रेशो को शो कर रहा है, ये रेशो को शो कर रहा है, ये दूसरा रेशो को शो कर रहा है, और चार डॉट जो होते हैं वो दिखाते हैं प्रोपोर्शन को। तो इसका ये मतलब हुआ ए बी सी और डी जो है वो चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं। अब इसमें हम एक टर्म है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, उसके बारे में हम जब प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हम रेशियो को आगे समझते हैं। तो जब हम ए और बी को रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो ए रेशो बी का मीनिंग ये होता है कि यदि एक कंप्लीट, एक पाई चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कंप्लीट एक सर्किल है यदि हमारे पास में, और ये पूरा पार्ट यदि बी है और ये पार्ट यदि ए है, तो हम बताएंगे कि कंप्लीट बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो कितनी क्वांटिटी है। ए अपॉन बी के फॉर्म में भी हम ए रेशो बी को लिख सकते हैं। जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको, तो ऊपर वाले जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। इसकी एक बेसिक बात समझेंगे कि यदि कोई एक क्वांटिटी ए रेशो बी है और इसको सॉल्व करने पर यदि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी x हमको मिलता है, तो यदि न्यूमरेटर को यदि हम
इंक्रीज करेंगे तो सॉल्व होके जो क्वांटिटी आएगी उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यदि हम न्यूमरेटर में कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, कुछ क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो सॉल्व होके आने वाली क्वांटिटी भी पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। यदि सेम केस में यदि हम b की बात करें तो b को कम करने पर a रेशो b में कोई क्वांटिटी x मिल रही थी हमको, और यदि हम b को बढ़ाएं तो x जो है मिलने वाली क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो मतलब a जो होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, जबकि b जो है वो इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। तो यदि a की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो x ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, और यदि यहाँ b की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो x की क्वांटिटी कम होगी। और इसके उल्टे केस में यदि a की क्वांटिटी को कम करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व होने वाली क्वांटिटी कम होगी, और b की क्वांटिटी को कम करेंगे तो ओवरऑल x की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस बेसिक का हमको एक टाइप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है, इसलिए हमने ये बेसिक समझा। अब देखिए पहला टाइप जो है रेशो से संबंधित जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको डिफरेंट रेशोज दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि बताइए कि इस रेशो में कौन सा रेशो जो है सॉल्व करने के बाद में ज़्यादा वैल्यू देता है, और उसको एक सीरीज में जमाना होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना होगा। तो जैसे कोई भी एक हम रेशो ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई एक रेशो ले लिया 1/2 3/4। अब यदि इस क्वांटिटी में पूछा जाए कि इन दोनों में कौन जो है वो बड़ा है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, या तो इसके न्यूमरेटर को हम इक्वल कर लेंगे या फिर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को जो हमको रेशो है, रेशो में इन दोनों रेशो में हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब इसका या तो अंश जो है वो बराबर हो या फिर इसका हर बराबर हो। तो या तो न्यूमरेटर को हम बराबर कर लेंगे या तो हम डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे। तो जैसे पहले केस में हम डिनोमिनेटर को यदि हम बराबर करते हैं तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमको इसका एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हमको अंश और हर जो है दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों जगह जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में कुछ भी मतलब जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये 4 बन जाएगा और एक जो है वो 2 बन जाएगा। तो ये टोटल जो आ जाएगी क्वांटिटी वो आ जाएगी 2/4, और 3/4 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए जब डिनोमिनेटर को हम बराबर करते हैं तब न्यूमरेटर से हम कंपैरिजन करेंगे, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल क्वांटिटी भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमने बेसिक समझा था तो उसी का यहाँ पे उपयोग होगा। यहाँ पर जब हमने डिनोमिनेटर को बराबर किया तो ऊपर जो क्वांटिटी बड़ी होगी वही ओवरऑल क्वांटिटी जो है बड़ी होगी। तो यहाँ 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो इसलिए 3/4 जो रेशो है वो 2/4 रेशो की अपेक्षा बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे कि 3/4 जो है वो 2/4 बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम बता देंगे क्योंकि ये इसी का ही एक दूसरा फॉर्म है, तो हम बताएंगे कि 1/2 भी जो है वो 3/4 से छोटा होगा। तो ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है ना, लेस देन का साइन है, और जहां इसका मुंह ओपन होता है वो क्वांटिटी ज्यादा शो करता है, और जहां इसका मुंह क्लोज होता है वो छोटी क्वांटिटी को शो करता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि 3/4 रेशो जो है वो बड़ा है 1/2 से। अब सेम केस में यदि हम इसी क्वेश्चन में देखें कि हम न्यूमरेटर को बराबर करते हैं, यदि हम न्यूमरेटर को बराबर करना चाहें तो क्या होगा, 1/2 को हमको 3/4 के जैसे बनाना होगा। तो यहाँ पे 3
1 को हमको 3 बनाना होगा, तो यहाँ पर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3/6। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 1/2 ही देगा। अब यहाँ पे पहले से लिखी हुई क्वांटिटी कितनी है, 3/4। अब यहाँ पे देखिए आप कि इसका न्यूमरेटर बराबर हो गया है, ये 3 और ये 3। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हम न्यूमरेटर को बराबर कर देते हैं तो कंपैरिजन जो है, रेशो का कंपैरिजन जो है वो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में होगा, और डिनोमिनेटर इसमें जो बड़ा होगा वो रेशो छोटा होगा। जिस रेशो का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल रेशो छोटा होगा। यहाँ पे भी हमने देखा था कि डिनोमिनेटर यदि बड़ा होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से जब कंपैरिजन हम करेंगे तो डिनोमिनेटर यदि बड़ा होगा तो ओवरऑल रेशो जो है वो छोटा होगा। तो यहाँ से भी हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो हमको सेम आंसर मिल रहा है कि ये क्वांटिटी जो होगी वो छोटी होगी, क्योंकि ये जो है वो बड़ा है और ये जो है वो क्या है, छोटा है। तो ओवरऑल क्वांटिटी ये कम होगी और ये ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होगी। तो ये रेशो जो है वो बड़ा होगा और ये रेशो जो है छोटा होगा। तो इससे भी सेम आंसर हमारा आएगा। तो ऐसे जो है हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल रेशोस का कंपैरिजन होता है तब इस प्रकार की जो कन्वेंशनल मेथड है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। तो एक शॉर्ट मेथड भी है जिसके द्वारा हम काफ़ी कम समय में डिफरेंट टाइप के रेशोज में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा रेशो जो है वो बड़ा है या छोटा है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1/2, 3/4 एंड 5/6। जैसे इन तीन रेशो का हमको कंपैरिजन करना है तो एक तो कन्वेंशनल मेथड ये है कि हम तीनों का बेस बराबर कर दें, डिनोमिनेटर बराबर कर दें और सेम क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और फिर देखें कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी है और इसको हम अरेंज करके लिख दें। एक मेथड हमारी ये है, या तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लें, न्यूमरेटर को बराबर कर लें, ये हमारी कन्वेंशनल मेथड है। और एक दूसरी मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों क्वांटिटीज में हम चेक करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें हम देखेंगे इसका जब हम मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे तो ये आता है 4 और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे 6। इसमें हम देखते हैं कि ये बड़ी है तो यहाँ पर जो है हम एक साइन लगा देंगे कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी है। अब इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस क्वांटिटी को लेंगे और इस क्वांटिटी को लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और नीचे लिखेंगे तो 6 3 जा 18 एंड 4 5 जा 20। तो ये क्वांटिटी जो है इससे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे ऐसा। बस हमको ये पता चल जाएगा कि 1/2 जो है वो बड़ा है 3/4 से और 3/5 4 जो है छोटा है 5/6 से। तो ऐसा बढ़ता हुआ क्रम होगा तो सबसे छोटी जो क्वांटिटी होगी वो 1/2 होगी, फिर 3/4 होगी और 5/6 होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो मेथड है इसमें काफ़ी कम समय लगता है। अब इस मेथड में हमको ध्यान इस बात का रखना है कि कंपैरिजन हम दो क्वांटिटी का ही करेंगे। अब इस क्वांटिटी में 6 आया है वो इस 20 से कोई रिलेशन नहीं रखता है। जब हमको इससे कंपेयर करना है तो हमको सेपरेटली इससे और इससे कंपेयर करना होगा। और इस मेथड में दूसरी बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें और
इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर दें कि पहले हम लिख दें 1/2 5/6 एंड 3/4। यदि हम इसको ऐसा लिख दें तो पहली दो क्वांटिटीज को कंपेयर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 एंड 10। ये इससे बड़ा है, मतलब यहाँ पे हमने साइन लगा दिया कि ये इससे बड़ा है। अब इन दोनों क्वांटिटीज का जब कंपेयर करना है तो ये क्या आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 18। तो इसमें हमको लगा कि ये बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो साइन है अब वो चेंज हो गए हैं। देखिए आप, पहला 5/6 जो है ये छोटा है इससे, लेकिन ये इससे बड़ा है। तो अब हम ये नहीं बता सकते हैं, जैसे इसमें हमको अब इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का दोबारा से कंपैरिजन, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का दोबारा कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, लेकिन हमको नहीं पता है कि 1/2 3/4 से बड़ा है या छोटा है। तो वहां पे जब एक जैसे साइन हमको मिल रहे हैं तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि एक जैसे साइन यदि हमको मिलते जाएं, तो यदि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये क्वांटिटी जो है वो सभी से बड़ी होगी। और एक जैसे साइन यदि मिलते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि डिफरेंट टाइप के साइन मिलते हैं तो फिर हमको ये क्वांटिटीज जो होती हैं जिसमें कंपैरिजन नहीं पता है उसमें कंपैरिजन हमको चेक करना होता है। तो इसमें हम एक बार और चेक करना पड़ेगा हमको कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, क्योंकि देखिए आप, जैसे 1/2 और 3/4 और 5/6, ये तो नो डाउट जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पता है कि ये इससे बड़ा है या इससे बड़ा है, ये आगे आएगा इसके या ये इसके पीछे आएगा, या सेम जैसा लिखा हुआ है वो सही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन भी हमको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। तो ये जो है क्वांटिटी छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, लेस देन का साइन लगेगा। तो मतलब जो हमने सीरीज जमाई है वो सही है, और यदि उल्टा होता तो ये आगे आता और ये पीछे चला जाता। तो ऐसा जो है इस ट्रिक में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, आप मन में इसका कैलकुलेशन करके अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा रेशो जो है वो बड़ा है या छोटा है। अब हम समझेंगे सेकेंड टाइप कैसा है। टाइप 2 जो है हमारा, उसमें हमसे पूछा जाता है कि यदि आपको A रेशो B दिया है और B रेशो C दिया है, तो पूछा जाएगा आपसे कि A रेशो B रेशो C जो है वो कितना होगा। A रेशो B रेशो C कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें दो रेशोस हमको दे दिए जाएंगे और पूछा जाता है कि यदि A रेशो B इतना है और B रेशो इतना है, और यदि हम कंबाइन लिखना चाहें A रेशो B रेशो C, तो वो क्या वैल्यू आएगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि A रेशो B, जैसे माना हमने कि 1:2 है और B रेशो C जो है वो 3:4 है, तो A रेशो B रेशो C क्या होगा। तो इसके लिए हम A रेशो B को ऐसे लिख लेंगे और B रेशो C को लिख लेंगे। पहला जो रेशो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो होगा वो पहला रेशो होगा। दूसरा जो रेशो होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और तीसरा जो रेशो होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें हम लिखें 1:2 एंड 3:4। तो इस केस में हम देखें
तो इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये आ जाता है 3, और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6, और इसका मल्टीप्लाई यदि हम करें तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ जो रेशो होगा वो होगा 3:6:8। इसी में यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है A:B, B:C एंड C:D, देन हम A और B को ऐसे लिख लेंगे, B और C को ऐसे लिखेंगे, और C और D को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें ये जो पहला मल्टीप्लाई होगा तो वो पहला रेशो बनाएगा ABC का, ये पहला रेशो बनाएगा। इसका और C का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो दूसरा रेशो बनाएगा। ये जो है आपका तीसरा रेशो बनाएगा, B, C और C का तीसरा रेशो बनाएगा, और लास्ट में तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका चौथा रेशो बनाएगा। तो ऐसे हम 3 रेशोस को लेके उसमें एक सिंगल रेशो बना सकते हैं। जैसे AB, BC और CD दिया हुआ है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि A:B:C:D क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लें कि A:B जो है वो 1/2 है, और B:C जो है वो 3/4 है, और C:D जो है वो 5/6 है। तो A:B:C कितना होगा? तो ये क्वांटिटी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे 2, 3 एंड 5 का, तो ये आ जाएगा आपका 30। 2, 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 48। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 15:30:40:48। हमारा तीसरा टाइप जो है वो है रेशो एज अ पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि एक रेशो है हमारे पास में 1:2, एक रेशो है हमारे पास में 50/100, और एक रेशो है हमारे पास में 100/200। अब देखिए ये तीनों रेशो दिखने में तो अलग अलग समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व आप करेंगे तब ये तीनों जो हैं वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो सॉल्व होने के बाद में ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे एक रेशो है A:B,
इसमें रेशो हमने माना कि ये 1:2 है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो है 1/2 एक्चुअल वैल्यू हो, ये टोटल वैल्यू हो। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये रेशो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो नहीं करता है, रेशो जो है कंपैरिजन को शो करता है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 2 है, इसमें इसलिए इसको ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है वो 50/100 भी हो सकता है या 100/200 भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ए की वैल्यू 1 है या बी की वैल्यू 2 है, लेकिन इसको यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए की टोटल वैल्यू या बी की टोटल वैल्यू की ज़रूरत हो, तो हम ये जानते हैं कि इसमें भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के का मल्टीप्लाई है और सेम जो फैक्टर है वो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी जो कि इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। जब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इस ऊपर वाले रेशो के पार्ट में और नीचे वाले रेशो के पार्ट में मल्टीप्लाई होगी, तब ये इसको कंप्लीट एक क्वांटिटी बना देगी। तो रेशो एज अ पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू, तो इसकी टोटल वैल्यू यदि हमको निकालनी हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम ए को 1 तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम 1 को 1 के जरूर लिख सकते हैं, जहां पर के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी मल्टीप्लाई होगी, और बी को हम जो है 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो टोटल वैल्यू है 1k और बी की टोटल वैल्यू जो है वो है 2k, लेकिन के हमको पता नहीं है, के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो 25 होके 50/100 भी बना सकती है और के वैल्यू 50 होके वो 100/200 भी बना सकती है, लेकिन रेशो हमेशा क्या होगा 1/2 होगा। लेकिन ए को यदि हमको टोटल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, टोटल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है तो हमको एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो कांस्टेंट ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही सेम कांस्टेंट नीचे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमको इस टाइप में ये जो बेस है, बेसिक जो है वो काम आता है। जैसे दिया गया है गिवन दैट टू क्वांटिटीज ए एंड बी जो है वो ऐसे रिलेट हो रही है 2a बराबर 3b, तो बताइए कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ 4a + 5b रेशो 2a + 3b। देखिए इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि 2a = जो है वो 3b है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ नीचे भेज देंगे और यहाँ नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a/b = 3/2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि a बराबर 3 है और b बराबर 2 है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसमें हमको यदि हमको टोटल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है तो हमको लिखना होगा कि a बराबर 3k है और b बराबर 2k है। यदि अब हमको रेशो निकालना है 4a + 5b का और 2a + 3b का, तो ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये दोनों क्वांटिटीज जब एक ना हो जाएं। तो ये क्वांटिटी यदि एक ना हो जाए तो कॉमन नहीं निकलेगा और ये क्वेश्चन जो है तब तक सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ए और बी की वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ टोटल सम, टोटल वैल्यू के फॉर्म में इसको रख देंगे, तो सभी क्वांटिटी जो है वो एक ही कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसमें कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा और जो आंसर बचेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जैसे यहाँ पर हम a की जगह क्या रख देंगे 3k और 5 में b की जगह क्या रख देंगे 2k डिवाइडेड बाय 2 3k + 3 2k। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12k + 10k डिवाइड बाई 6k + 6k। ये आ जाएगा 22k और ये आ जाएगा 12k। तो देखिए k से k कट गया। तो यही हमारा पर्पस था कि जब एक ही कांस्टेंट
रहेगा यहाँ पर तो वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा और वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो हमको एक क्वांटिटी मिली 22/12, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11/6। ये 2 से कटेगा दोनों साइड, तो यह आ जाएगा 11 और यह आ जाएगा 6, तो ये टोटल आ जाएगा 11/6। अब इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक मिक्सचर है, उसमें एल्कोहल है और वाटर है 4:1 में। एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें रेशो जो है वो 4:1 है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो 4 है और वाटर जो है वो 1 है, क्योंकि ये रेशो में दिया है, एक टोटल वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम मानते हैं कि एल्कोहल और वाटर का जो रेशो है वो 4:1 है। तो यदि हम एल्कोहल बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 4K है और वाटर जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये 1K है। अब आगे बोला जा रहा है बाय एडिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर रेशो बिकम्स 2:1। अब जो है एल्कोहल और वाटर, इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने पर केवल वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि एल्कोहल तो उतना ही है उस मिक्सचर में। तो जब हम वाटर में 10 लीटर ऐड करते हैं तो वो रेशो जो है वो 2:1 हो जाता है। तो बताना है कि अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन वाटर। तो यहाँ पर हम देखें कि ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4K और W की वैल्यू क्या रखेंगे 1K और यहाँ पर 10 इक्वस टू हो जाएगा 2:1। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4K 2K प्लस 20, ये हो जाएगा 2K इक्वस टू 20। तो K बराबर आ जाएगा 10, जो कि आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो है 4K। तो ये हो जाएगा 4 और K की वैल्यू आई है 10, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है रेशो एज अ पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में उपयोग करते हैं। अब अगला जो टाइप है हमारा, उसमें टाइप्स ऑफ रेशो बताया गया है। डिफरेंट टाइप के रेशो होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो, इसमें बोला जाए कि डुप्लीकेट रेशो, तो एक क्वांटिटी है ए एंड बी, जिसका रेशो हमने माना कि P/Q है। तो यदि हम बोले ए और बी का डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो वो जो है वो हो जाएगा P² रेशो Q²। अब यदि बोला जाए ट्रिप्लीकेट रेशो, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है पावर 3। तो इसमें हम A/B का ट्रिप्लीकेट रेशो यदि बोले हम तो P/Q और Q/Q क्यूब लगाएंगे हम उसमें। यदि इसमें बोला जाए सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट का मतलब ये होता है √P रेशियो √Q, मतलब P/1/2 एंड Q/1/2। और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है
क्यूब रूट ऑफ p और क्यूब रूट ऑफ q, या इसको p की पावर 1/3 एंड q की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड b इज 4:9, व्हाट इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b। देखिए एक क्वांटिटी है a एंड b, इसका रेशियो जो है 4:9 है, 4:9 है। इसमें बोला गया है कि आपको निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो किस चीज का ट्रिप्लिकेट रेशियो? ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है उसकी पावर 3, ठीक है। लेकिन किस चीज का ट्रिप्लिकेट रेशियो? ए रेशियो बी का नहीं, उसके सब डुप्लीकेट का रेशियो। तो सबसे पहले जो है हमको पीछे से चलना पड़ेगा, तो ए रेशियो बी का हमको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी ये कितना दिया गया है? 4:9 दिया गया है। और इसका सब डुप्लीकेट यदि हम निकालेंगे, तो सब डुप्लीकेट निकालना है यदि हमको, तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है √4/√9, तो ये आ जाएगा हमारा 2:3। तो सब डुप्लीकेट कितना हो गया इसका? 2:3। और अब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है पावर 3, तो इस वाले की पावर 3 होगी तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8:27। तो ऐसे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो, तो पहले हमको सब डुप्लीकेट सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है। और डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, या डिफरेंट फॉर्म में आपको कंबाइन करके भी पूछ सकता है। तो ये है हमारा टाइप 4। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके कैसे क्वेश्चंस हमको आते हैं। देखिए अगला जो टाइप है हमारा वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमने शुरुआत में समझा था। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो इक्वल रेशियोज का हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोला जाता है कि चारों क्वांटिटीज जो है वो प्रोपोर्शन में है। मतलब जैसे एक रेशियो है A:B और C:D, ये रेशियोज इक्वल हैं और इसका यदि हम कंपैरिजन करें तो ये चारों क्वांटिटीज जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने में काम आता है हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखना है कि इसमें जब प्रोपोर्शन में कोई चीज होगी तो दो रेशो की बात होगी। दोनों जो रेशो होंगे वो इक्वल रेशो होना चाहिए, रेशो जो होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें चार क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी। चार क्वांटिटीज, जैसे एक रेशो को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं और दूसरे रेशो को बनाने के लिए फिर दो चीजें, तो टोटल मिला के चार क्वांटिटीज हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखें यदि ABCD जो है वो प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं कि A/B = C/D। और क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा तो हम बताएंगे कि D की वैल्यू हमको निकालना होगी। तो A/B और C/D यदि प्रोपोर्शन में है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए तो आप D की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे बोला जाए कि 1, 2, 3 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे 1/2 = 3/x और इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1x = हो जाएगा 6 और x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो ये हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन इसका क्या होगा 6 होगा। अब यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि ABC आर इन प्रोपोर्शन, ABC आर इन प्रोपोर्शन, तो तीन क्वांटिटीज दी है हमको A, B और C और बोला गया है कि ABC जो है वो प्रोपोर्शन में है, देन फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने पहली बात आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शन की बात होती है तो दो रेशियोज होते हैं, चार क्वांटिटीज होती हैं, यहाँ पे लेकिन तीन ही क्वांटिटी है, तो चौथी क्वांटिटीज हम कैसे ऐड करेंगे? और रेशियोज जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तभी वो क्वांटिटीज जो है वो प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A/B होगा और B/C होगा,
तो यहाँ पे बी जो है वो रिपीट होगा। तो बी जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 क्वांटिटीज की जरूरत है लेकिन 3 ही क्वांटिटी है, तो इसमें बी को हम रिपीट करेंगे। तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, क्योंकि रेशोज इक्वल होते हैं तो इक्वल लगाया हमने, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें चौथी क्वांटिटी तो है नहीं तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होगा, इस फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह पे थर्ड प्रोपोर्शन उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज 3 ही है तो फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं हो सकता इसका। तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा सी, तो सी की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो वो आएगा थर्ड प्रोपोर्शन, और यदि हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, क्योंकि वो सेकंड वैल्यू है। और इसी को हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। उसका कारण हम जानते हैं कि इसको मीन प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका गुणा यहाँ पे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एंड सी। तो ये जो है इसका मीन बताता है, जो इसका मल्टीप्लाई और रूट ओवर लगाएंगे तो अंडर रूट लगाने पर ये इसके दोनों क्वांटिटी के मीन की वैल्यू देगा, तो इसलिए इसको हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। तो 3 क्वांटिटीज हैं हमारे पास में, ये हम मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है आपको कि मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन की बात जो है हमेशा जब 3 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी तभी मीन प्रोपोर्शन की बात होगी और तभी थर्ड प्रोपोर्शन की बात होगी। तो यहाँ पर कभी भी मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन की बात बोले तो आप समझ जाइए कि आपको 3 क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे 3 और 27 दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर पहली क्वांटिटी जो है वो क्या है, 3 है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो जिसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो बीच में होगी। मीन प्रोपोर्शन हमेशा बीच में होता है, तो ये बीच में कोई क्वांटिटी है जो हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। और तीसरी जो क्वांटिटी है वो है 27। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन एक ही बात है, तो मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है तो 3 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, ये हम समझ गए, और सेकंड प्रोपोर्शन हमेशा बीच में होता है, तो इसलिए हमने बीच में एक अननोन क्वांटिटी लिख ली x। तो हम लिखेंगे इसको 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 27। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 27। जब हम x निकालेंगे तो ये रूट ओवर आ जाएगा 3, और 27 को हम तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसमें से 3 जो है बाहर निकलेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब देखिए ये जो आ गया आपका 9 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट देयर थर्ड प्रोपोर्शन। अब आप समझिए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सी होता है। तो यदि हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि 3 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे 3 ही क्वांटिटी हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो सी अननोन है और बी गिवन है। तो अब सेम क्वेश्चन में यदि हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम समझेंगे कि ए और बी जो है वो 27 है और थर्ड जो है वो क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना था तो अननोन जगह पे हमने एक्स रखा था। अब क्योंकि हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो यहाँ पे अननोन जगह जो है वहां पर एक्स रखना पड़ेगा, मतलब तीसरी पोजीशन पे एक्स रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 27 इक्वल टू 27 अपॉन एक्स, और ये जो है आ जाएगा आपका 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो वो कहलाएगी आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोपोर्शन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब हम समझेंगे मिक्सर के बारे में कि मिक्सर के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं जो कि रेशो से संबंधित होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो मिक्सर से संबंधित क्वेश्चन। इसमें एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास में 2 टाइप के मटेरियल है, इसकी एक की प्राइस ज़्यादा है, एक की प्राइस कम है। अब शॉपकीपर क्या चाहता है कि कम प्राइस वाला मटेरियल जो है उसको भी अच्छी प्राइस वाले के साथ में मिक्स करके और उसको बेच दिया जाए। तो पर्टिकुलर एक क्वांटिटी है, पर्टिकुलर एक टाइप है, टाइप 1 टाइप की कोई चीज़ है उसके पास में, और टाइप बी टाइप का एक मटेरियल है। तो दोनों मटेरियल जो है
वो एक जैसे हैं, मतलब वो एक ही कैटेगरी के हैं, जैसे राइस है या फिर दाल है ना, अलग अलग टाइप के जो चीजें होती हैं तो उसमें सेम कैटेगरी की दो चीजें हैं जिसके रेट अलग अलग हैं और उनकी क्वालिटी रेट के हिसाब से अलग अलग होगी। अब शॉपकीपर चाहता है कि जिस प्राइस में वो बेच रहा था उससे एक अलग प्राइस में यदि वो बेचना चाहे तो वो क्या करना चाहता है कि ये दोनों टाइप जो है अलग अलग रेट के, जो अलग अलग टाइप के, जो एक ही कैटेगरी के जो अलग अलग टाइप के उसके पास में मटेरियल है उसमें वो मिक्स कर देता है, मिक्स करना चाहता है, वो मिक्स करके उसको एक अलग रेट पे बेचना चाहता है। और वो रेट जो होगा वो इन दोनों के बीच का कोई रेट होगा, लेकिन उसमें एक रेशो के फॉर्म में, एक रेशो में पर्टिकुलर पार्ट जो है इसका मिलाएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट इसका मिलाएगा और एक पर्टिकुलर रेट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो एक हमारे पास में टाइप 1 टाइप का राइस है जो 100 रुपीज केजी के हिसाब से वो सेल करता है, और टाइप 2 टाइप बी टाइप का जो है एक राइस है जो 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो सेल करता है। लेकिन अब वो चाहता है कि इन दोनों को मिक्स करके कुछ एक रेशो में मिक्स करके वो उस मिक्सर को पर केजी में 60 रुपीज केजी के हिसाब से बेचना चाहता है। तो वो इसको किस रेशो में मिलाए? जैसे ये 60 के हिसाब से कुछ एक पर्टिकुलर रेशो आएगा, जैसे 1/2 आया, 3/2 आया, ऐसा रेशो आएगा कि टाइप 1 को वो 3 पार्ट और इसके 2 पार्ट, इसका 1 पार्ट, इसका 2 पार्ट, ऐसा पर्टिकुलर एक रेशो आएगा। तो उस पर्टिकुलर रेशो को हमको निकालना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में जो हम समझेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी बात हम समझेंगे कि जैसे ये 60 के लिए कुछ रेशो आता है। इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दिए 80 कर देते हैं। तो अब आप बताइए कि टाइप ए टाइप की क्वांटिटी बढ़ेगी या टाइप बी टाइप की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि 60 रुपीज में जो रेशो हम बना रहे थे इसमें पर्टिकुलर टाइप ए का जो पार्ट है और टाइप जो 2 है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। जब ये क्वांटिटी को हम 60 की जगह 80 कर देंगे तो एक अच्छी क्वांटिटी, अच्छे रेट वाला जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 80 हो गया है तो यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम होगी, इसको 50 कर देंगे या 40 कर देंगे। तो अब ये जो है थोड़े से जो खराब क्वांटिटी है उसकी जो है क्वांटिटी, उसका जो पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक थोड़ा सा एक अंदाज हमको होना चाहिए कि इस रेट को चेंज करने पर किस टाइप में जो पार्टीशन है वो किस चीज़ का पार्ट जो है वो बढ़ेगा और किस चीज़ का पार्ट जो है वो घटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे टाइप 1 जो है 100 है और टाइप 2 जो है 50 RS पर केजी है और इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू 60 पर केजी के हिसाब से हमको बेचना चाहते हैं हम। तो अब हमको किस रेशो में इसको मिलाना होगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो a माइनस एक्स आएगा और x में से b को घटाएंगे तो x माइनस बी आएगा, और इसका जो रेशो आएगा वो टाइप 1 का पार्ट जो है वो नीचे दिखेगा और टाइप 2 का जो पार्ट है वो नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 100 में से 60 जाएंगे तो ये आएगा 40 और 60 में से 50 जाएंगे तो ये आएगा आपका 10। तो हम बोले कि टाइप 1 और टाइप 2 जो है उसको किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है वो पर केजी में 60 रुपीज़ केजी का हो जाए। तो इसका जो डिफरेंस है तो टाइप ए में हम लिखेंगे 10 और इसके नीचे जो आया 40 डिफरेंस उसको लिखेंगे हम 40, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। मतलब टाइप ए जो है उसका एक पार्ट मिलाया जाएगा और टाइप बी का यदि 4 पार्ट मिला दिया जाए और मिक्सर बना दिया जाए तो उसमें से यदि 1 केजी निकाला जाए तो वो जो है 60 रुपीज़ केजी के हिसाब से आप बेच देंगे। तो आपको कोई प्रॉफिट नो लॉस पे आप जो है 60 केजी के हिसाब से उसको बेच सकते हैं। मतलब उसमें आपको टाइप ए का 100 रुपीज़ और टाइप बी का 50 रुपीज़ जो मिल रहा था वो मिलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और आपका जो मटेरियल है वो खराब मटेरियल अच्छे मटेरियल के साथ में सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। यहाँ पर शॉपकीपर का जो उद्देश्य होता है वो अपने खराब मटेरियल को अच्छे मटेरियल के साथ में मिलाकर उसको एक लोअर वैल्यू पर बेचना होता है, जिससे आपके खराब मटेरियल भी अच्छे मटेरियल के साथ में मिक्स होके वो सेल हो जाए। तो यहाँ पहला जो केस है नो प्रॉफिट नो लॉस, उस केस में क्या होगा, इसका जो रेशो है वो हम देखेंगे कि उसका जो रेशो आएगा
उसी रेशो में हमको टाइप ए और टाइप बी मिलाना होगा। अब सेम क्वेश्चन में यदि हम बोलें कि शॉपकीपर जो है वो मिक्सर बनाना चाहता है और मिक्सचर जो बनेगा वो 60 केजी अब नेक्स्ट जो टाइप है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमको मिक्सर तो ऐसा बनाना है जिसमें उस मिक्सर की प्राइस 60 पर केजी हो जाए, लेकिन एडिशनल हमको प्रॉफिट भी कमाना है। तो शॉपकीपर चाहता है कि उसको एडिशनल प्रॉफिट भी हो, तो वो चाहता है कि 50% प्रॉफिट भी हो और साथ में मिक्सर की प्राइस जो है वो 60 हो जाए। तो उसको जो है 1.5 से हम डिवाइड करेंगे। 1.5 एक फैक्टर होता है। 1.5 फैक्टर हमने बताया था आपको प्रॉफिट लॉस में कि यदि 50% प्रॉफिट है तो हम बोलेंगे कि 1.5 फैक्टर्स का काम है इसमें। 10% प्रॉफिट है तो हम बोलेंगे 1.1 फैक्टर का काम है। 15% प्रॉफिट है तो इसको हम बोलेंगे 1.15 एक फैक्टर जिसका उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 50% फायदा है तो इसलिए हमने 1.5 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 1.5 से डिवाइड करने पर यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 और 40 से डिवाइड कर देने पर ये जो है ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 60। अब लास्ट क्वेश्चन में जब हमने देखा था 100 और 50 तो वहाँ आ रहा था 1/4 और यहाँ आ रहा है 1/6। तो देखिए यहाँ पर 100 टाइप ए जो 100 केजी का राइस था उसका एक पार्ट मिलाने पर 50 केजी के 4 पार्ट मिलाए जा रहे थे, लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है एक पार्ट 100 केजी का और 6 पार्ट जो है 50 केजी राइस के मिलाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम और प्रॉफिट कमाएंगे या वैल्यू को कम करेंगे तो वैसे वैसे ही क्या होगा कि जो खराब क्वांटिटी है, जो कम रेट की वैल्यू है, उसकी जो पार्ट है वो बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए 1.4 से 1.6 हो गया, मतलब 50 केजी का जो पार्टीशन है, जो पार्ट है वो बढ़ गया, जो पोर्शन है वो बढ़ गया। तो अब यहाँ पे 6 पार्ट जो है वो 50 केजी के मिलाए जाएंगे, तब जाके उसको 50% का प्रॉफिट होगा। अब सेम क्वेश्चन में यदि बोला जाए 50% लॉस के साथ में बेचना चाहता है, भाई कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें उसको बेचना है अपने, तो 50% लॉस में यदि उसको बेचना है तो मिक्सचर तो 60 का बन रहा है उसका, लेकिन इसके ऊपर वो चाहता है कि उसको 50% का लॉस हो। तो उस केस में क्या होगा कि हम डिवाइड करेंगे 0.5 से। तो हमने बताया था आपको प्रॉफिट लॉस में कि 50% लॉस का मतलब होता है 0.5 फैक्टर, 10% लॉस का मतलब होता है 0.9 फैक्टर। तो अभी जो है 0.5 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 120। जब इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा 20 और इसको इससे घटाएंगे तो ये आएगा 70। तो ये जो रेशो है वो आ जाएगा 70:20। तो ये आ जाएगा 7:2। इसका मतलब ये हुआ टाइप 1 के 7 पार्ट और टाइप 2 के 2 पार्ट मिलाने पर जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें जो मिक्सर है जो 60 रुपीज़ केजी का बन रहा था और उस पर वो 50% का लॉस उसको हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप ए की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर जब भी वैल्यू बढ़ेगी या आप लॉस में जाएंगे तो अच्छी वाली क्वांटिटी जो है उसकी जो पार्ट है वो बढ़ेगा, पोर्शन जो है उसका बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं मिक्सर से संबंधित। और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स हैं उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस से संबंधित क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको हमने प्रॉफिट और लॉस से संबंधित भी कॉन्सेप्ट बता दिया। तो और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।